बीपीएससी एग्जाम देने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको मेरा वेलकम है और गुड इवनिंग है। आप लोग एग्जाम दिए हुए हैं आज और काफी आप लोग एनएक्सियस हो गए रिजल्ट के लिए और साथ ही साथ आंसर शीट मिलाने के लिए जो कि आपको देने जा रही है मिशन बीपीएससी सुपर टेट क्लासेस के द्वारा जो है आंसर शीट। और आप लोग देखेंगे सबसे पहले साइंस का देख रहे हैं हम लोग 29 से स्टार्ट है और 29 से क्वेश्चन आपका है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठन है। पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम का कंपोजिशन कौन सा होगा। तो जल पादप मतलब प्लांट्स जो होता है वो स्वकोषीय है, प्लांट्स भी है आपका जो उत्पादक, सूक्ष्मजीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है आपका, डिकम्पोजर्स है ये भी आ जाएगा। और उसके बाद जंतु एनिमल्स भी है, इसको कंज्यूमर्स बोलते हैं लोग, भोक्ता। इसका मतलब है कि तीनों ऑप्शन जा रहा है पारितंत्र का कंपोजिशन का मतलब सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका सही आंसर है कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम जो है नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर 30 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा 30 नंबर आप देख पा रहे हैं 30 में आ जाएंगे आप जो है निम्नलिखित में कौन सी गैस जो है लैंडफिल से उत्पन्न होती है। लैंडफिल कहने का मतलब जमीन से जो आपका जो है आप लोगों को बताया गया था कि लैंडफिल जो है इसमें सही आंसर क्या आएगा। इसमें मार्स बेस्ड गैस भी उसको कहा जाता है। जो लैंडफिल जमीन पे बहुत सारा हम लोग फेंकते हैं या कचरा वगैरह फेंकते हैं या कुछ मटेरियल्स फेंकते हैं तो उससे क्या होता है सड़ गल के बनता है नाला में, तो वो कौन सा गैस होता है, वो मीथेन गैस होता है। तो ये सॉलिड आंसर इसका हो जाएगा मीथेन गैस। तो मीथेन गैस आपका सॉलिड आंसर हो जाएगा, ये आपका मीथेन गैस। ठीक है, तरल पेट्रोलियम गैस ये तो आपका नहीं होगा ऑप्शन में। सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, ये वाहन से निकलते हैं। और उसके बाद तरल पेट्रोलियम गैस जो है ये आपका जो शादी चट्टान में पाया जाता है तो उसमें दी और ये ऑप्शन नहीं है। कंप्लीट आंसर आपका मीथेन गैस हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम जो है फिर 31 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। आहार श्रृंखला मतलब इसको हम लोग फूड चेन करते हैं। ये भी आप लोगों को क्लासेस दिया गया था, जो इकोसिस्टम क्लासेस दिया गया था आपको, लगभग 3 डेज के क्लासेस चला था कि आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। रिप्रेजेंटेटिव तो प्लांट्स है, मेढक है, उसके बाद सर्प है। तो देखेंगे यहाँ पे प्लांट्स, मेढक और सर्प ये नहीं होगा क्योंकि प्लांट्स को मेढक डायरेक्ट नहीं खाता है, आहार के रूप में ग्रहण नहीं करता, बल्कि सर्प पे मेढक को सर्प खाता है लेकिन प्लांट्स को जो मेढक नहीं खाता। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत है आपको। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स को खरपतवार, ये दोनों सेम चीज है। खरपतवार को मछलियां नहीं खाती है फूड के रूप में, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। प्लांट्स को कौन खाता है, हिरन आहार के रूप में ग्रहण करता है। हिरन को कौन खाता है, शेर खाता है। ये आपका आहार श्रृंखला का फूड चेन का ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत कंप्लीट 100% आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिर जो है 32। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। प्लास्टिक आप लोग जान लें, प्लास्टिक बायो नॉन डिग्रेडेबल है और बायो नॉन डिग्रेडेबल है, इसका मतलब है कि उसको अपघटन नहीं किया सकता। तो बिल्कुल किसके द्वारा अपघटन नहीं किया सकता है, किसी के द्वारा नहीं हो सकता। प्लास्टिक जो क्यों रहता है मिट्टी में, सॉइल में, आप जान मृतोपजीवी के द्वारा भी नहीं हो सकता और नहीं परजीवी के द्वारा हो सकता है। तो इसका जो है 1 मिनट इंक लेते हैं। मृतोपजीवी ये जो है मृतोजीवी भी ऑप्शन में आ सकता है, परजीवी भी हो सकता है, जीवाणु भी आ सकता है। ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। तो इसका सॉलिड आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। तो इसमें आप जो 1 से अधिक इसको लगाएंगे, इसको आप इसको करेक्शन करेंगे इसमें 1 से अधिक। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम 32 उसके बाद 33 आ जाते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए ऊर्जा का स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन पे वृद्धि करते में शामिल है। तो ऊर्जा का जो ऐसे सोर्सेस जो कार्बन उत्सर्जन में मतलब वृद्धि नहीं करते हैं, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वृद्धि कौन करते हैं, देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए जो इसको ले लेते हैं, इंक ले लेते हैं। चलिए अब आज वृद्धि नहीं करते हैं। ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये जो है वृद्धि करते हैं, ये नहीं करते। पवन चक्कियां सबसे शुद्ध ऊर्जा स्रोत है, ये कार्बन संख्या में वृद्धि नहीं करते। ये पवन चक्कियां, ये आंसर आपका आ रहा। इसके बाद नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद फिर जो है सौर सेल, ये सोलर सिस्टम के द्वारा भी आपका जो ये कार्बन में वृद्धि नहीं होती है। तो आंसर आपका C भी आ रहा और उसके बाद पवन चक्की भी आ रहा। 1 से अधिक ऑप्शन आ रहा है तो उसमें क्या ले लेंगे हम, D नंबर। ये सॉलिड आंसर आपका हो जाएगा D नंबर, 1 से अधिक। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम फिर। चलिए नेक्स्ट 34। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। शाखान्वित मतलब ब्रांचेस। आप लोग को ये क्लास इकोसिस्टम का क्लासेस है, उसमें बताया गया था आपको बार 3 डेज का क्लासेस चला था आहार श्रृंखला का। ब्रांचेज, आहार श्रृंखला क्या होता है, आहार श्रृंखला में क्या होता है ऑप्शन
कि फूड चेन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म खाता है। जैसे प्लांट है, मान लीजिए प्लांट है, और प्लांट्स जो होता है उसको प्लांट्स ले लीजिए एक उदाहरण, प्लांट्स को कौन आहार के रूप में ग्रहण करता है? मान लीजिए कोई इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स को कौन आहार ग्रहण करता है? इसमें मेढक, फ्रॉग, मेढक को हम लोग फ्रॉग बोलते हैं, फ्रॉग को कौन आहार के रूप में ग्रहण करता है? स्नेक। ये जस्ट लाइक ये आहार श्रृंखला फूड चेन है, जब ये आहार श्रृंखला कहलाता है। लेकिन ये क्या कर रहा है? ब्रांचेज मतलब क्या है? बहुत सारा ब्रांच बनता है। जैसे प्लांट्स को इंसेक्ट्स खा सकता है, इंसेक्ट्स को मेढक, मेढक को स्नेक। तो ये प्लांट्स का दूसरा आहार श्रृंखला भी हो सकता है ब्रांचेज के रूप में। प्लांट्स को क्या करता है? पौधे को जो घास को खरगोश भी खा सकता है, ठीक है, खरगोश को जो है खरगोश के अन्य जीव खाते हैं। तो ये सब क्या होता है कि बहुत सारे ब्रांचेज बनता है। ब्रांचेज कौन सा हो सकता है? इसमें आहार जाल हो सकता है। ये फूड वेव हो जाएगा, इसको हम लोग फूड वेव बोलते हैं, फूड वेव। तो ये सॉलिड आंसर क्या हो जाएगा? फूड वेव। ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। 35 हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा डैश ग्रहण करते हैं और खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का कितना % यूज करते हैं? आप लोग जान रहे, बताया गया भी क्लासेस में, आपको टेस्ट भी लिया गया था, जो आपको वीकली टेस्ट हुआ था उसमें टेस्ट में भी क्वेश्चन डाला गया था कि जो भी प्लांट्स है वो कितने % सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, सोलर एनर्जी का। तो वो कितना % एनर्जी को यूज करते हैं? वो आपको करते हैं 1% को ये यूज करते हैं। ये बताया गया था आपको, जो है ये 1% हो जाएगा। एक्चुअली सूर्य से जो एनर्जी निकलती है अर्थ पर 47% ही पहुंचती है, और 53% एटमॉस्फेयर में जो वायुमंडल में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो 47% में 1% जितने प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में इसको यूज करते हैं और ऊर्जा में उसको कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? तो सॉलिड आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद 35 के बाद 36 आते हैं। चलिए, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? चिपको आंदोलन आप लोग जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में क्या हुआ था कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के लिए क्या किया गया था कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में पेड़ से चिपक करके महिलाओं को वहां पर मोटिवेट किया गया, और सारी महिलाएं और जितने भी लोग थे वहां पे पेड़ों से चिपक करके एक आंदोलन स्टार्ट किया गया, चिपको आंदोलन, ताकि पेड़ की कटाई पर रोक लगाया जा सके। तो वो चिपको आंदोलन का जो प्रणेता थे, वहां के चिपको आंदोलन के प्रणेता वह थे सुंदरलाल बहुगुणा। और ऐसे अमृता देवी बिश्नोई भी है, हो सकता था ये आपको जो है उत्तराखंड से बिलोंग्स करती थी। यहाँ भी आपको पेड़ों की बचाई के लिए किया गया, पेड़ों के अंधाधुंध कटाई को रोक करने के लिए जो है आंदोलन भी की थी। लेकिन यहाँ चिपको आंदोलन है, तभी आंसर सॉलिड सुंदरलाल बहुगुणा होगा। यदि आपको चिपको आंदोलन नहीं होता, सिर्फ होता पेड़ों की कटाई को रोक करने के लिए कौन कौन प्रयास किया, किसके द्वारा प्रयास किया गया, तो वहां पे दोनों ऑप्शन हो सकता था। लेकिन यहाँ चिपको है, तो यहाँ पे सॉलिड आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद 36 के बाद आ जाइए आराम से आप, जो है 37 आ जाइए। डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पे मौजूद होते हैं, और पोषी स्तर आपको बताया गया था कि इसको ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। ट्रॉपिक लेवल पोषी स्तर, तो ये ट्रॉपिक लेवल इसको कहा जाता है। चलिए, तो पोषी स्तर को ट्रॉपिक लेवल, ये ट्रॉपिक लेवल जो है कौन सा कहा जाता है? पोषी स्तर। तो आप ले लीजिए प्लांट्स, ले लीजिए जितने भी प्लांट्स हैं वह स्वपोषी होंगे, तो प्रथम पोषी स्तर आपका स्वपोषी होगा। स्वपोषी जितने भी प्लांट्स है प्रथम पोषी स्तर कहलाता है। और प्लांट्स को मान लीजिए फर्स्ट जो उसका कंज्यूमर्स होगा, फर्स्ट कंज्यूमर्स उसको द्वितीय पोषी स्तर बोलेंगे, फिर सेकंड कंज्यूमर्स होगा तृतीय पोषी स्तर, फिर तो उसके बाद जो है थर्ड कंज्यूमर्स होगा, उसको जो है फर्स्ट हो गया आपको जो है प्लांट्स हो गया, सेकंड जो होगा आपका फर्स्ट कंज्यूमर्स हो गया प्रथम पोषी स्तर, ये प्लांट सेकंड पोषी स्तर आपका हो गया क्या, जो प्रथम उपभोक्ता रहेंगे। ठीक है, उसी तरह से ये आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट में आपको स्वपोषी आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए ग्राफ बना रहे इसका, मान लीजिए प्लांट्स आ गया, प्लांट्स को सबसे ज्यादा एनर्जी की प्राप्ति होती है। उसके बाद सेकंड आ जाइए आपको जो है फर्स्ट कंज्यूमर्स, उसके बाद सेकंड कंज्यूमर्स, उसके बाद थर्ड कंज्यूमर्स। ये प्लांट्स जो होगा इसको हम लोग फर्स्ट जो है ट्रॉपिक लेवल कहेंगे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल मतलब प्रथम पोषी स्तर। सेकंड जो आएगा फर्स्ट कंज्यूमर जो होगा इसको सेकंड पोषी स्तर कहेंगे। उसके बाद जो है आपको
सेकंड जो कंज्यूमर्स होगा उसको थर्ड पोषी स्तर कहेंगे, और थर्ड कंज्यूमर्स मतलब तृतीय उपभोक्ता जो होगा उसको हम लोग फोर्थ जो है ट्रॉपिक लेवल कहेंगे। इस टाइप का आप पकड़ सकते हैं। और चलते हैं हम नेक्स्ट जो है 37 के बाद 38 आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? भू रासायनिक चक्र नहीं है यहाँ पर। भू रासायनिक चक्र मतलब गैसीय, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर देख लीजिए, चलिए इंक बदल लेते हैं थोड़ा, येलो कलर, ठीक है, येलो कलर मुझे पसंद है। तो चलिए ऑक्सीजन यहाँ पर जो है ऑक्सीजन चक्र जो होगा गैसीय भू रासायनिक चक्र है, ऑलरेडी है। और उसके बाद नाइट्रोजन चक्र जो है ये भी आपका जो भू रासायनिक चक्र है, लेकिन आपको जो ये कारण यहाँ पे नहीं ऑप्शन में, तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये नहीं होगा ऑप्शन में। और ये भी बी ऑप्शन आपका नाइट्रोजन चक्र नहीं हो, क्योंकि गैस के रूप में उसका स्थानांतरण होता है। आप लोग जानते हैं नाइट्रेट दलहन पौधे के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए थे, वो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में स्थिरीकृत कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि प्लांट्स में नाइट्रोजनिक पौधे जितने भी है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। और ऑक्सीजन चक्र भी है, ऑक्सीजन ये आपका चक्र प्लांट्स और हम लोग में चलते रहता है, प्लांट्स में और जितने भी एनिमल्स हैं, तो रिसाइकलिंग प्रोसेस चलता रहता है। ये दोनों ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। उसके आते हैं फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र क्या है? यहाँ पे फास्फेट के रूप में जो भी हम लोग खेत में डालते हैं एज ए फर्टिलाइजर, वो क्या होता है कि मिट्टी में जो है वो समाहित हो जाता है, मिट्टी में सबमर्ज हो जाता है। तो मिट्टी में सबमर्ज वो गैसियस फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसलिए सॉलिड आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका सॉलिड आंसर सी नंबर हो जाएगा। ये सी नंबर कंप्लीट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 39 में चलते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में कन्वर्ट कर देता है? बिल्कुल। और ये जस्ट आप पढ़े होंगे आप लोग, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एज ए प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे भोजन बनाते हैं। बिल्कुल। तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन को रोटेट करके पूछा है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या है कि आपको सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में कन्वर्ट कर देता है। कार्बनिक यौगिक कहने का मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। कुछ जीवाणु, ये तो नहीं होगा कुछ जीवाणु। उसके बाद क्या ऑप्शन आ सकता है? जंतु तो नहीं करता है कुछ, क्योंकि उसके पास जो है आपको क्लोरोफिल नहीं पाया था। स्वपोषी, इसका सॉलिड आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्वपोषी, क्योंकि स्वपोषी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पाया था, स्वपोषण पाया था इसमें, और ये सॉलिड आंसर आपका हो सकता है। ये सॉलिड आंसर है सी नंबर, आप सी के साथ जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम फिर जो है 40 नंबर। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर एवं छोटा तरंग दैर्ध्य होता है? आप लोग जान रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश में जो होता है वो कितने तरह के किरण होते हैं, कितने तरह के विकिरण होते हैं। आप लोग जान रहे हैं कि सन के द्वारा कितने तरह के लाइट निकलते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको निकलता है कौन सा? अवरक्त प्रकाश, जिसको हम लोग इंफ्रारेड बोलते हैं। दूसरा निकलता है आपको पराबैंगनी। उसके बाद कौन सा निकलता है? पराबैंगनी के बाद तीसरा निकलता है आपको दृश्य प्रकाश, जिसको हम लोग विजिबल लाइट कहते हैं, दृश्य प्रकाश। पराबैंगनी को अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं, इसको इंफ्रारेड बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे दृश्य प्रकाश को विजिबल है, ये एक्चुअली क्या दृश्य प्रकाश है तो देख सकते हैं। चलिए कलर चेंज कर दे, थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा, रेड कलर लेते हैं। ये दृश्य प्रकाश क्या होता है? इसको हम लोग विजिबल बोल रहे हैं, विजिबल लाइट बोलते हैं। विजिबल है मतलब हम अपने आंख से देख सकते हैं। विजिबल याद रख सकते हैं आप लोग, VIBGYOR, विजिबल। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य रेड का, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी का। तो ये बैंगनी और जो है आपका जो है वायलेट और रेड के बीच में विजिबल है, और पराबैंगनी प्रकाश वायलेट से कम तरंग दैर्ध्य होगा आपका, वायलेट से कम तरंग दैर्ध्य। नीचे आ जाइए तो उसको हम लोग पराबैंगनी बोलेंगे। फिर जो है आपको रेड से ऊपर चले जाए तरंग दैर्ध्य तो उसको हम लोग अवरक्त प्रकाश कहेंगे, इंफ्रारेड। तो ये आपका पराबैंगनी जो किरण है, पराबैंगनी देखते हैं दृश्यमान प्रकाश, ये दृश्यमान विकिरण तो ये तो नहीं होगा क्योंकि विजिबल लाइट इसके अंदर है। अवरक्त प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो ज्यादा होता है तो कम तो नहीं होता, यहाँ छोटा तरंग दैर्ध्य पूछ रहा, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत है। आप पराबैंगनी विकिरण आज अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन ये बैंगनी से जो है कम तरंग दैर्ध्य होता है, तो बिल्कुल छोटा तरंग दैर्ध्य पूछा है। तो इसका सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा? किसके साथ आप जाना चाहेंगे? ये सॉलिड आंसर आपका क्या हो जाएगा?
पराबैंगनी प्रकाश। तो बिल्कुल ये सॉलिड आंसर पराबैंगनी प्रकाश जाएगा, ये सॉलिड आंसर हो जाएगा। क्लियर? उच्च ऊर्जा स्रोत होता है, बैंगनी का जो ऊर्जा अधिक होती है, बैंगनी से भी बहुत ज्यादा ऊर्जा किसकी होती है? पराबैंगनी, क्योंकि उससे कम तरंग दैर्ध्य होता है। जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम, उसकी जो ऊर्जा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 40 के बाद हम आ जाते हैं फिर 41। चलिए सीक्वेंस में चल रहा है आप लोग का। तो चलिए, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया डैश के रूप में होती है। बिल्कुल जो है वही चैप्टर से आपका इकोसिस्टम, जो कि बार बार उसको रिकैप्चुलेशन क्लास भी दिया गया था आप लोग को कि गैर जो है, इसमें गैर जो है आपका अपघटनीय रसायन, तो जो हम लोग खेत में डालते हैं एज ए फार्मर, जो है अपने एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के दौरान क्या होता है कि वो खेतों में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए, मिट्टी की पोषक तत्व बनाए रखने के लिए क्या इस्तेमाल करता है? वो केमिकल्स इस्तेमाल करता है, केमिकल वाला खाद यानी फर्टिलाइजर उसको बोलते हैं, या पिरकनाशी पेस्टिसाइड्स यूज करता है, या वीडिसाइड्स यूज करता है। तो एज ए फॉर जितने भी तरह के केमिकल्स है खेतों में फसली पौधे के डेवलपमेंट के लिए करते हैं। तो आप डेवलपमेंट के लिए जो करते हैं ये अपघटनीय रसायन जो है, 1 मिनट इंक ले लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। चलिए, तो जितने अपघटनीय रसायन आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं किसानों के द्वारा, तो वो क्या होता है कि वो क्या होता है धीरे धीरे जो है वो एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाता है। तो जैव रासायनिक प्रक्रिया क्या है कि जिसमें केमिकल्स जो होता है वो स्थानांतरित होता है, वो एक्सचेंज होता है। जैसे खेत में डाल दिए तो कुछ मिट्टी में चला गया, कुछ आपका चला गया प्लांट्स में, प्लांट्स को फिर खाया गाय, उसके घास को जो है क्या खाएंगे? गाय खाएंगे, तो आहार के रूप में वो कॉल लेंगे। तो क्या होगा? उसके बॉडी में फिर उसका केमिकल्स जाएगा, उससे हम लोग दूध मिल्क प्राप्त करते थे। मिल्क में भी डीडीटी की मात्रा चली जाती है। क्या कारण है कि गाय के दूध में डीडीटी की मात्रा पाई जाती है? क्यों? क्योंकि वो है बायो मैग्निफिकेशन, यही है जैव रासायनिक चक्र, ये है बायो मैग्निफिकेशन। तो ये जो अब ये प्रक्रिया होती है, मतलब स्थानांतरण की प्रक्रिया केमिकल्स का, क्योंकि बायो नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होते हैं वो जल्दी अपघटित नहीं हो पाता, तो वो आपका मिट्टी से चला आता है फसल में, फसल से फिर एनिमल्स में आएगा, एनिमल्स के बॉडी से फिर हमारी बॉडी में आएगा, क्योंकि मिल्क का सेवन करेंगे। तो इस तरह से जो स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होगी क्या कहलाएगी? बायो मैग्निफिकेशन। इसका सॉलिड आंसर क्या हो जाएगा? जैविक आवर्धन। तो ये दोनों ऑप्शन में नहीं होगा, ये सॉलिड आंसर आपका सी हो जाएगा। आप सी के साथ जाना चाहेंगे कंफर्म रूप से। अब चलते हैं नेक्स्ट फिर 42 चलते हैं। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ये जनसंख्या की वहन क्षमता अब किसी राज्य का, ये देश का पॉपुलेशन जो है किस पर डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास संसाधन क्या है, रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज क्या हो, जन्म दर पे भी डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद जो है ये डिपेंड किस पे करेगा? आपको ये जन्म दर पे डिपेंड नहीं करता, जनसंख्या वृद्धि पर भी नहीं। तो आपका ये तो ऑप्शन आपका एक से अधिक है, ये भी नहीं होगा। ये सॉलिड आंसर क्या आता है आपका? सीमित संसाधन। ये सीमित संसाधन वो जो आपका रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगा कि जनसंख्या का जो क्षमता है, वहन क्षमता, पूरे जो पॉपुलेशन वो किस पर डिपेंड करते हैं। आपके पास सोर्सेज नहीं होंगे तो जनसंख्या कंट्रोल इसलिए जरूरी होता है। तो सीमित संसाधन वो डिपेंड करता है किसी भी देश का जो है जनसंख्या वहन क्षमता। तो सॉलिड आंसर इसका क्या हो जाएगा? सीमित संसाधन। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है 43। नेक्स्ट 1 मिनट, 43 अब आ जाते हैं आपको जो है 43 आपका आता है मैथेमोग्लोबिनेमिया। ये आपको जो निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? दूषित पानी पीने के कारण होता है। एक्चुअली ये क्या है कि ये बीमारी क्या है, ये इसको जानेंगे सबसे पहले। ये बीमारी क्या होता है कि इस बीमारी में क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है घट जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा घटने के कारण एक कंप्लीट वे में ऑक्सीजन आपको सेल तक, बॉडी तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण घुटन होता है, बेचैनी होती है। तो इस तरह समस्या आ सकती है। तो वो कौन सा पानी दूषित पानी में होता है? तो चलिए उसको हिंग ले लेते हैं पहले। चलिए इसका सॉलिड आंसर क्या हो जाएगा? कैडमियम नहीं होगा, उसके बाद फॉस्फेट भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। क्योंकि पानी में, दूषित पानी में नाइट्रेट की मात्रा होने से ही आपको ये नाइट्रेट क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो आपका जो है आपका दूषित पानी जो ब्लड में क्या होता है कि आपको ये नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाने से दूषित पानी में आपके ब्लड में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑक्सीजन के लेवल घटने से क्या होता है? बेचैनी हो जाती है, या बेचैनी हो जाती है, आपको जो है जिम में चलाना, इस तरह की समस्या हो सकती है, ऑक्सीजन की समस्या हो जाती है। सॉलिड आंसर क्या हो जाएगा इसका? नाइट्रेट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं उसके बाद 43 के बाद 44। पारितंत्र में फिर से वही क्वेश्चन इकोसिस्टम से बार बार आपको रिपीट कराया गया था इस टॉपिक से, और टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया गया था आपको। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है।
तो चलिए इंक ले लेते हैं। पाइथन में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है। ऊर्जा इकोसिस्टम में जो एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो किस तरह से होता है, तो ध्यान देंगे। आप लोग को कई बार बताया गया था, जैसे प्लांट्स हो गया, प्लांट्स को जो है इसको आहार के रूप में कौन ग्रहण करेगा, इंसेक्ट्स ग्रहण करेगा। इंसेक्ट्स को कौन ग्रहण करेगा, इसको फ्रॉग ग्रहण करेगा। मेढक को कौन ग्रहण करेगा, इसको स्नेक। तो इस तरह से ये आहार श्रृंखला फूड चेन का सिस्टम है। फूड चेन में आप देख पा रहे हैं किस तरह से आपका जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो वन लाइनर हो रहा है। तो इसका सॉलिड आंसर क्या हो जाएगा, वन लाइनर, एक दिशीय है। ये सॉलिड आंसर एक के साथ आप जाना चाहेंगे। त्रिदिशीय भी नहीं होता, बहुदिशीय भी नहीं होता, तो आपका एक दिशीय होता है। ये कंप्लीट आंसर इसके साथ एक के साथ आप जाएंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 44 के बाद। 44 के बाद फिर 45 आपका यहाँ पे आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है, फिर उसके बाद मैथ आएगा। उसके बाद फिर चलते हैं, फिर मैथ के बाद फिर साइंस का एक सीक्वेंस क्वेश्चन नहीं डाला हुआ है और फिर अल्टरनेट है, देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए 55, उसके बाद 56 में भी मैथ है आपका। फिर इसके बाद अभी तक तो नहीं मिल रहा साइंस का क्वेश्चन, आप भी देखेंगे कहाँ पर आ रहा है। चलिए मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। चलिए आप आ जाइए यहाँ पे, फिर से मैथ रीजनिंग के बाद साइंस का फिर आप मजा लीजिए, साइंस का एंजॉय करिए। फिर चलिए आ जाइए 77 आ जाइए। हाँ चलिए 77, तो आपका माता पिता का गुण, यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए इंक थोड़ा सा चेंज करते हैं, चलिए ठीक है। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जस्ट ये एक स्थानांतरण होता है, तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे जीन के माध्यम से होता है, माता पिता का गुण बच्चों में जो स्थानांतरण होता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। उस प्रक्रिया जीन चूंकि इसलिए नहीं होगा, जीन एक डीएनए का एक टुकड़ा है जो कि क्रोमोसोम में पाया जाता है। 46 क्रोमोसोम, इसमें जो है गुणसूत्र में जो पाया जाता है डीएनए का टुकड़ा जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसके जो अनुवांशिक टुकड़े पाए हैं उसको जीन कहा जाता है। तो जीन एक प्रकार की प्रक्रिया नहीं है, तो जीन नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस पूछ रहा है यहाँ पर, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। रूपांतरण भी आंसर नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन की कोई बात ही नहीं है। तो चलिए फिर बाद में इसको देखेंगे लास्ट में। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन नहीं है, जब बी और सी कट गया तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता। तो कौन सा आंसर होगा, अनुवांशिकता। तो ये अनुवांशिकता जो होगा आपका सॉलिड आंसर होगा। आप किसके साथ जाना चाहेंगे, ए के साथ बिल्कुल आप जाएंगे, उसको जो है आप मिला सकते हैं, अनुवांशिकता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम 77 के बाद चलते हैं, फिर राइट साइड आ जाइए। 77 के बाद 77 आ जाइए, फिर 78, फिर यहीं पे है। चलिए नीचे में है, चूंकि जूम कर दिया गया है ताकि आपको दिखाई अच्छी तरीके से पड़े, आपको जो विजिबिलिटी हो। तो चलिए 78 का क्वेश्चन है आपका जो है, 78 का क्वेश्चन है आपका जो है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने योग्य बात क्या है। ओम्स लॉ, आप लोग को ये भी क्लासेस दिया गया था ओम्स नियम में, कि ओम नियम में क्या होता है कि ओम्स जो एक साइंटिस्ट था, उन्होंने अपना नियम दिया था कि एट कांस्टेंट जो टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस ये नियम होता है, नियम तो नहीं पूछा है इसमें, बोला ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल पहला ऑप्शन तो लग रहा है सही, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, बिल्कुल। चलिए ये ऑप्शन सही लग रहा है। एमीटर को समांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल वोल्ट एमीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, आप लोग पढ़े, पैरेलल में नहीं जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को एमीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, नहीं, एमीटर को किसमें जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। ये भी ऑप्शन आपका गलत है, सही नहीं है। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन, एमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, दोनों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। जब ये दोनों ऑप्शन गलत है, बी और सी, तो सॉलिड आंसर क्या होगा आपका, ए नंबर, ये सॉलिड। आप ए के साथ जाइए, ए के साथ बिल्कुल 100% आपका सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम जो है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि ओम के नियम में किसका मान अचल रहता है, तो टेम्परेचर का मान अचल रहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो चलिए 78 के बाद 79 अब आते हैं राइट साइड में। चलिए ठीक है। लोहे के बुरादे में
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पे क्या होता है कि आप चलते हैं, लोहा का जो बुरादा होता है, उसका जो लोहा का जो है टुकड़ा बहुत सारा होता है, उसको हम लोग बुरादा बोलते हैं। तो चलिए इंक पहले ले लिया जाए, चलिए ग्रीन कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लोहा, चलिए अब इसको रिएक्शन बनाते हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। Fe प्लस, चलिए Fe प्लस, उसके बाद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड। तो डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड क्या लेते हैं, HCl लेते हैं। इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये Fe जो है Cl2 से रिएक्शन करके क्या बनाता है, FeCl3। फेरिक और फेरस दोनों में आता है। फेरिक ये क्या बनाता है आपको, आयरन क्लोराइड, ये FeCl2 बन जाता है, प्लस क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव कर देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे क्या बन रहा है, रिएक्शन चलिए कंप्लीट बना लिया। अब देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा सही है। क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस बनता है, आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ये ऑप्शन गलत है, बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, ये भी गलत है, प्रतिक्रिया तो हो रही है। चलिए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, तो हाइड्रोजन गैस बिल्कुल बन रहा है और आयरन क्लोराइड भी बन रहा है, FeCl2 बन रहा है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही है आपका कंप्लीट। आप सी के साथ आप जा सकते हैं, 100% आप करेक्ट है और सी के साथ आप जा सकते हैं। चलिए 79 के बाद फिर से आते हैं हम जो है 80 चलते हैं। बाढ़ को रोकने के लिए, फ्लड को रोकने के लिए जो है सबसे उत्तम विधि कौन सा है। फ्लड आप लोग जान रहे हैं, फ्लड जो है वो कैसे उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो फ्लड को कैसे रोक सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपका 1/4 तो ये तो बिल्कुल सही है। प्लांटेशन करके हम लोग उसको रोक सकते हैं, ठीक है, एफोरेस्टेशन। फिर वनोन्मूलन, डिफोरेस्टेशन इसको बोलते हैं, ये ऑप्शन तो नहीं है। वन की कटाई करके बाढ़ को नहीं रोक सकते हैं, फ्लड को नहीं रोक सकते हैं। उसके बाद चढ़ाई जो है आपका जो है, ये भी ऑप्शन नहीं है, गलत है आपको। तो ऑप्शन क्या जाता है, ये नंबर आपका सॉलिड आंसर है, तो ये के साथ आप जाएंगे। चलिए नेक्स्ट जो है, फिर 80 के बाद आ जाते हैं हम फिर से 81 आते हैं। अब चलिए खाने के डब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत क्यों चढ़ी जाती है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, तो ये तो ऑलरेडी नहीं है, तो इसलिए जो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टीन की परत, जिंक के बदले टीन का। जो जिंक का परत चढ़ाएंगे तो जल्दी वो रिएक्ट कर लेगा किसी भी ऑक्सीजन से या कोई भी यानी फैक्टर्स जो एटमॉस्फेयर का रहेगा उससे रिएक्शन कर लेगा, तो हम लोग उसको जो है संचरण हो जाएगा, उसका कोलिजन हो जाएगा। तो कोलिजन नहीं हो, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, टीन का। तो इसलिए ये आपका आंसर सही है। और भी देख लेते हैं, जिंक टीन की तुलना में महंगा होता है, ऐसा कुछ कारण है नहीं। ये इसका आंसर सॉलिड आंसर क्या होता है आपका, बी नंबर। आप बी के साथ आप जाइए, बी के साथ सही है। चलिए नेक्स्ट जो है फिर 81 के बाद अब आ जाते हैं 82 के। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, अंडाशय, ओवरी, ये फीमेल में ग्लैंड्स होता है ओवरी ऑलरेडी। तो ये ओवरी में कौन सा ये कार्य किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन का स्राव निकलता है, बहुत अच्छा, ये सही है बिल्कुल। एस्ट्रोजन का भी स्राव होता है, उसके बाद जो है डिम्ब का भी निर्माण होता है। तो ये ऑलरेडी जो है आप उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन आपका सॉलिड है, आप एक से अधिक के साथ जाइए, आप डी नंबर जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, एक और होता है इसमें नहीं दिया, रिलैक्सिन भी हो सकता है, दे सकता है। तो ऑप्शन इस बार जो है जो न्यू पैटर्न कर दिया बीपीएससी इस बार, रिलैक्सिन भी हार्मोन हो सकता था इसमें, लेकिन नहीं दिया हुआ। चलिए अब आते हैं 82 के बाद 83। तो चलिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चलिए इंक थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलिए तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल ये आंसर सही लग रहा है ऑप्शन। लैक्टिक एसिड ये किस में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड ये आपका हो गया दही में, ये दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। उसके बाद फिर मेथेनोइक अम्ल को हम लोग फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, लैटिन फॉर्मिक अम्ल ऑल नेम है, कॉमन नेम है, ये मेथेनोइक अम्ल आईपीएसी नेम है। तो ये फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है आपका, तो ये ऑप्शन भी गलत है, बी भी सी भी। तो इमली में कौन सा अम्ल, ये टार्टरिक अम्ल, तो ये सॉलिड आंसर, ये टार्टरिक अम्ल के साथ आप जाएंगे, ठीक है। आप एक के साथ आप जाइए, सॉलिड आंसर है 83 के बाद अब राइट हैंड साइड आ जाइए 84। चलिए अब कैलिफॉर्म में जो है क्या होते हैं, कैलिफॉर्म गर्म चश्मे में पाए जाने बैक्टीरिया, ऐसा नहीं कुछ अति ठंडे वातावरण में, ये भी नहीं होगा आंसर, तो इंक ले लेते हैं। चलिए उसके बाद ये भी ऑप्शन में नहीं आ रहा। उसके बाद ये प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, बिल्कुल ये आहार नाल में, आंत में, छोटी आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कैलिफॉर्म, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको सी नंबर, आप सी के साथ इसमें आप जाइए, सॉलिड आंसर है इसका।
नेक्स्ट आ जाइए फिर 85 है विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी आपको पढ़ाया गया था चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक करंट में, और बहुत ही सुंदर टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किसमें मापा जाता है? गैल्वेनोमीटर से नहीं, गैल्वेनोमीटर बताया गया था आप लोग को। गैल्वेनोमीटर एक प्रकार के डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिससे विद्युत धारा की जांच की जाती है। तो ये जांच करने वाली युक्ति यदि पूछा जाएगा तो जांच करने में आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार ये अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बिल्कुल वोल्ट मीटर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? V प्लस माइनस बताया गया था आपको क्लास में, V प्लस माइनस के द्वारा। तो ये आपको वोल्ट मीटर आपका आंसर है। उसके बाद फिर और देखते हैं पोटेंशियल मीटर के द्वारा माप सकते हैं, लेकिन ये आपका EMF मापते हैं ज्यादातर। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी बताया गया था आपके PDF में, नोट्स में भी दिया गया था। इसलिए ये आपका पोटेंशियल मीटर नहीं हो सकता, EMF जनरल मापते हैं। तो ये सॉलिड आंसर जो आएगा 110% आपका वोल्ट मीटर आएगा। ये सॉलिड आंसर गोल कर दिया आपका जो कंप्लीट आंसर है। तो ये आप B के साथ जाएंगे 110%। चलिए नेक्स्ट आते हैं फिर 85 के बाद 86 चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन सा मात्रा है? मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे ऑप्शन में सदिश मात्रा। चलिए मैग्नेटिक फील्ड आपको बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपको जो है इलेक्ट्रिक करंट क्या है? वो अदिश राशि है, वो आपको जो सदिश राशि नहीं है। वो चूंकि जिग-जैग डायरेक्शन होता है, उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र जो होगा ये आपका सदिश राशि होगा, सदिश मात्रा। तो ये आपका आंसर सही, आयाम रहित मात्रा, ये आपका लॉन्ग आंसर। अदिश राशि भी नहीं होगा, अदिश क्वांटिटी। ये जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सदिश राशि आपका जो एक सॉलिड आंसर है आपका वेक्टर क्वांटिटी के साथ आप जाएंगे, बिल्कुल 86 का आपका A नंबर के साथ जाएंगे आप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट 86 के बाद अब आते हैं 87। चलिए 87, चलिए ठीक है, चलिए अस्थिर हो गया, जूम कर दिया गया आप लोगों की सुविधा के लिए। चलिए ठीक है, चलिए एंजॉय करिए आंसर का। चलिए 87, एक व्यक्ति जो है पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? मतलब एक व्यक्ति का भार, ये भी आपको टॉपिक पढ़ाया गया था आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में, बहुत तरीके से बताए थे कि खड़े होने की स्थिति में अधिक भार हो सकता है, बिल्कुल। और जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, चूंकि आपको बताया गया था पृथ्वी पर के सतह में पृथ्वी का भार पूरा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, नगण्य हो जाता है। तो पृथ्वी पर लेट जाएंगे तो इस स्थिति में क्या होगा? कम होगा। अधिक भार कहाँ होगा? अधिक के अनुसार ये क्या होगा? लेट जाने पर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और बैठने की स्थिति में ये भी कम होगा, नहीं के ऑप्शन के अनुसार आपको अधिक भार ये भी नहीं होगा लेकिन अधिक नहीं हो सकता। चलिए उसके बाद ये तो ऑप्शन नहीं है। तो चलिए सॉलिड आंसर क्या हो जाएगा आपका? A नंबर, खड़े होने की स्थिति में। ये आपका सॉलिड आंसर है, इसके साथ आप जाएंगे कंप्लीट 100% A के साथ आप जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं आप 87 के बाद 88। अब है कि आपको क्वेश्चन आपका प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है? तो चलिए कलर चूज कर लेते हैं, चलिए ग्रीन कलर ले लेते हैं। प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म से गुजरने में सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है? आप लोग को बताए थे प्रिज्म जो है, प्रिज्म में सबसे अधिक, क्योंकि व्हाइट लाइट जैसे ही जाएगी इसका जो रिफ्रैक्शन होगा सबसे अधिक जो है आपको जो है कौन सा प्रकाश मुड़ता है? सबसे अधिक ये जो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, विबग्योर जो बताया गया था आपका, बैनी आर पिनाला। तो सबसे नीचे कौन सा कलर सीक्वेंस होता है? VIBGYOR, विबग्योर। तो आपको सबसे लेट से कौन सा अपवर्तित होगा? रेड। सबसे जल्दी विचलन आपको बताएगा डिविएशन, सबसे अधिक डिविएशन किसका होगा? बैगनी कलर का, वॉयलेट का। तो जिसका डिविएशन ज्यादा होगा वो सबसे अधिक अपवर्तित होगा। तो सबसे अधिक अपवर्तित कौन होगा? वॉयलेट, बैगनी। तो आप ऑप्शन में देख लें, पहला ऑप्शन ही है। चलिए इसको मार दीजिए, ठीक है, बैगनी। पूरा लॉलीपॉप क्वेश्चन है, रसगुल्ला क्वेश्चन है, आपको बताया गया था कई दफा, PDF में भी आपका है। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहता ही आपको, ऑल कंपटीशन, एवरी ऑल कंपटीशन, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे वो BPSC हो। तो कभी पूछ देगा आपको सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? रेड कलर का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य आपका बैगनी का। तो सबसे अधिक विचलन पूछ देगा। इसके बदले में आपको विचलन भी पूछा जा सकता था, लेकिन विचलन नहीं पूछा, अपवर्तित, या क्या हो जाएगा? बैगनी। इस तरह से साइंस में जब भी संडे का क्वेश्चन आपको होता था, आप याद करिएगा कि उसमें बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, एप्लीकेशन क्वेश्चन आपको डाला जाता था। आपको याद होगा कि आप बोलते थे कि सर इतना मतलब घुमा फिरा कर क्वेश्चन क्यों करते हैं? तो आज से आपको पता चलेगा घुमा फिरा कर करने से क्या फायदा होता है। यहाँ अपवर्तित है तो डिविएशन सबसे ज्यादा किसका होगा? तो अपवर्तित है, यहाँ पे वॉयलेट का जो है ज्यादा
ज्यादा होगा। तो इस तरह से आप जो है इसको बना सकते हैं। आंसर ए के साथ आप कंप्लीट रूप से जाइए। चलिए उसके बाद आते हैं 89। चलिए बिल्कुल आप बिल्कुल संघर्ष किए हैं, यदि संघर्ष किए होंगे तो आप बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से आप बनाए होंगे। बिल्कुल एनालिटिकल क्वेश्चंस है, कुछ कुछ क्वेश्चन साइंस का। चलिए फिर से यहाँ पे आते हैं। चलिए मिट्टी का आप हिंग ले लेते हैं। चलिए मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ पिघलने पर मिट्टी के तेल का सतह क्या होगा बताइए। आपका एक क्वेश्चन बताया गया था ये नोट्स में, चूंकि 3 दिन पहले जस्ट जो हम जो आपको पीडीएफ भेजे थे फास्ट रिलीफ कैप्सूल, फास्ट रिलीफ कैप्सूल में क्या डाला गया था आपका क्वेश्चन कि यदि कोई ले लेते हैं पानी, वाटर लेते हैं, इस ये वाटर ले लिए, इस वाटर में पहले से पानी भरा हुआ है ग्लास में, इसमें कोई आइस का टुकड़ा डालेंगे, आइस का कोई एक टुकड़ा डालेंगे। मान लीजिए आइस का टुकड़ा डालने पे यदि आइस मेल्ट करेगा तो ये जल का स्तर क्या होगा, जल का स्तर जो वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो नॉट चेंजिंग, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। जितना पानी है कहने का मतलब यदि इसमें 200 ml पानी है इस ग्लास में तो 200 ml का 200 ml ही रहेगा। ये क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ में डाला गया था, लेकिन आप लोगों को ये बताया गया था, ध्यान दीजिए क्लास में भी। यहाँ पे आपको पानी नहीं है, यहाँ पे क्या चीज है, मिट्टी का तेल। यदि इसमें क्या डालेंगे आप, जो मिट्टी का तेल डालेंगे, इसमें मिट्टी का तेल डाला गया, इसका मतलब केरोसिन तेल। तो केरोसिन तेल जैसे ही डाले हैं तो केरोसिन तेल में आपको बर्फ का एक टुकड़ा डालेंगे, इसमें आइस डालेंगे, तो आइस जैसे डालेंगे तो बर्फ पिघलने में मिट्टी के तेल का सतह क्या हो। तो ऑलरेडी एक चीज आपको पता हो, मिट्टी का तेल बचपन में क्या करते थे, जब वो बत्ती क्या होता था वो छोटा हो जाता था, हम लोग क्या करते थे उसमें, चूंकि बारिश होती थी, मार्केट जाने में दूरी है, डिफरेंस है, डिस्टेंस ज्यादा है मार्केट का, तो क्या करते थे उसमें पानी डाल देते थे ताकि तेल का स्तर ऊपर आ जाए। बत्ती छोटा है तो रात भर हम लोग काम उसको यूटिलाइज कर लेते थे सही तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको वही चीज है, यहाँ देखिए केरोसिन तेल है, कभी भी केरोसिन तेल में पानी डालेंगे क्या मेल्ट करे, उसमें घुलेगा, सॉल्युबल होगा, वो नहीं होगा, तो ये सॉल्युबल नहीं होगा। तो बर्फ का जो टुकड़ा डालेंगे यदि मेल्ट कर भी जाता है तो वह पानी का सतह नीचे आ जाता है और केरोसिन का जो लेवल है वो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो केरोसिन का स्तर क्या होगा, मिट्टी के तेल का जो स्तर क्या होगा, ये जो सतह क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो इसका सॉलिड आंसर क्या होगा, गिरेगा भी नहीं, वैसा ही नहीं रहेगा। यदि पानी रहता है वाटर तो यहाँ वैसा रह सकता था, केरोसिन तेल है मिट्टी का तेल, इसलिए नहीं होगा, इसमें क्या होगा, सॉलिड आंसर उठेगा। ये कंप्लीट आप किसके साथ आंसर जाना चाहेंगे, आप सी के साथ बिल्कुल जाइए, कंप्लीट 100% ही आपका सही है। चलिए 89 के बाद अब आ जाते हैं 90। चलिए राइट साइड में देखते हैं 89 के बाद 90। चलिए 90 यहाँ पे मिल गया। चलिए ठीक है, आगे पीछे बहुत हो रहा है। चलिए 90 नंबर आप ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक किसका पीएच मान होता है। तो आप देखेंगे एक बताया गया था आपको पीएच मान, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, पीएच पोटेंशियल से लिया गया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये आपको एक ग्राफ बताया गया था कि 7 जिसका होता है उदासीन होता है, 7 से अधिक होगा वह क्या होगा, बेसिक होगा, और 7 से कम होगा तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। आप कह रहा है कि एसिडिक किसका है, यहाँ पर रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा का पीएच मान कितना होता है। आपके बॉडी में जो है ब्लड का जो 2 टाइप्स है, रक्त प्लाज्मा ये 55%, 45% आपका सॉलिड कंपोनेंट्स ठोस घटक जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। ये भी आपका टॉपिक ब्लड सर्कुलेशन का टॉपिक दिया गया था आपको, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया, पीडीएफ में भी दिया गया आपको। तो रक्त प्लाज्मा में आपका जो इसका पीएच मान होता है तो आपका 7.34 से 7.42 लगभग ये अप्रोक्स में होता है। ये आपका 7 से अधिक है, तो पीएच मान 7 से अधिक किसका किसका है देख लेते हैं। 1 से अधिक जाते हैं कि इनमें से कोई नहीं, इसमें ए नंबर सही है। उसका सिरका का पीएच मान, सिरका ऑलरेडी जानते हैं आप एसिडिक होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिडिक अम्ल होता है। वो कितने परसेंट होते हैं, 6 से 8%, 6 से 8% ये एसिटिक अम्ल होता है। तो ये एसिटिक अम्ल जो होता है इसमें 6 से 8%, तो ऑलरेडी इसका जो पीएच मान होता है सिरका का 2.4 से लगभग 3.4 तक होता है, लगभग 2.5 से 3.5 लगभग अप्रोक्स मानिए। तो ये सिरका जो है ऑलरेडी 7 से कम है, ये तो आपको होगा ही नहीं 7 से अधिक, 7 से कम आ रहा, तो ऑलरेडी गैस। अब ये भी ऑप्शन के अनुसार, ये क्वेश्चन के अनुसार गलत है। अब सी नंबर ऑप्शन आता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस ये आपको पेट में होता है, आपका आमाशय में,
बेली में होता है। तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.5 से या 2 तक होता है इसका पीएच मान। तो ऑलरेडी ये गैस्ट्रिक जूस भी नहीं होगा, 7 से कम है। तो ऑलरेडी सॉलिड आंसर क्या होगा, रक्त प्लाज्मा। ऐसे भी आपको बताया गया था ब्लड का जो पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। एक्यूरेट यदि लेंगे 7.4 से 8.6 तक होता है। 7.4 ऑलरेडी आपका रक्त है, रक्त लगा हुआ। आप प्लाज्मा को भूल जाए, माने रक्त है, तो आप सॉलिड आंसर किसको मानेंगे, नंबर। ऐसे भी आपका ये नंबर ए के साथ कंप्लीट रूप से आप जाइए। चलिए 90 के बाद अब आते हैं 91। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक की दूरी कितनी होती है ऑलरेडी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, इसमें क्या होता है कि 80%। अब मुझे कॉल आना शुरू हो गया 12 बजे के बाद से, और बहुत जगह से कॉल आ रहा था, पटना से, पूर्णिया से भी, कटिहार से भी फोन आया। तो लेकिन जनरली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है 25 सेंटीमीटर मारे हैं। तो इसको मैं बताना चाहूंगा। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए इसको जो है पर्पल कलर कर लेते हैं। तो ये सामान्य नेत्र लेंस की फोकल नाभिक की दूरी हो रहा है। नाभिक की दूरी मतलब वो फोकस दूरी। आप लोग फोकसांतर पढ़े होंगे, नाभ्यांतर बोलते हैं उसको, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ऑलरेडी ये नाभिक की दूरी को फोकल लेंथ भी बोलते हैं। ये सामान्य नेत्र लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पहले इसको समझिए। आप 25 सेंटीमीटर किस आधार पर मारे, 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी रहेगा तभी आप 25 सेंटीमीटर मारेंगे। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, तो वहां 25 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। 25 सेंटीमीटर तो होगा ही नहीं किसी भी हाल में। तो वहां पे क्या होगा, न्यूनतम दूरी कहां तक हमारा नेत्र देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर वहां होगा। तो सॉलिड ये नंबर आंसर नहीं होगा इसका। पहले समझिए नाभिक की दूरी क्या होता है। मान लीजिए ये नेत्र है, ठीक है, ये आपका नेत्र लेंस है आपका, जो ये आपका नेत्र है, ठीक है, ये आपका नेत्र, ये प्रकाश स्नायु है, ठीक है, नेत्र लेंस है। ये आपको यहाँ पे क्या होता है, रेटिना होता है। बिल्कुल, रेटिना को क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। ये भी आपको टॉपिक रखा गया, ये भी आपको पढ़ाया गया, पीडीएफ भी दिया गया बहुत अच्छे तरीके से। तो रेटिना जो होता है, रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी जो होती है, इसी बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही जो दूरी होता है डिस्टेंस, इसी दूरी को हम लोग नाभिक दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ या इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फोकस दूरी भी बोल सकते हैं। तो ये दूरी कितनी होती है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी आप देख सकते हैं। इसका एक्यूरेट होता है 2.37 से होता है और 2.5 तक होता है। तो जनरल एक एवरेज ले लिया गया है, ये 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर में आंसर दे सकते हैं। 1 mm नहीं होता, ठीक है, ये भी गलत है। नेत्र लेंस ये तो 22 mm होता है, ये भी गलत हो गया आपका। तो 2 सेंटीमीटर इसका सॉलिड आंसर होगा। तो आप जाना चाहेंगे 2 सेंटीमीटर के साथ, बिल्कुल। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है 92। शुष्क बुझे हुए चूल्हे में क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। बिल्कुल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है आपका, एसिड बेस चैप्टर से। चलिए एसिड से चलते हैं, लाल कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुष्क बुझे हुए चूल्हे, शुष्क बुझे हुए चूल्हे, पहले क्वेश्चन समझिए। शुष्क बुझे हुए चूल्हे कहने का मतलब हुआ ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। शुष्क बुझे हुए चूल्हे मतलब क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH का होल 2। बिल्कुल, उसमें कौन सी गैस डालते हैं, क्लोरीन गैस, ठीक है, एट 40 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट किया जाता है। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये CaOCl2 प्लस जो है यहाँ वाटर बनेगा H2O। तो ये वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। तो ये CaOCl2 का क्या नाम है, इसका नाम क्या है बताइए। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सॉरी यहाँ पे मिट गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। तो CaOCl2 जो होगा ये क्या होगा, विरंजक चूर्ण इसका नाम है। इसको हम लोग विरंजक चूर्ण बोलते हैं। तो ये विरंजक चूर्ण ऑप्शन सही है। जल भी दे सकता, साथ में नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये नहीं होगा ऑप्शन, बिल्कुल नहीं बनता। कैल्शियम क्लोराइड, ये भी कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा इसमें। यदि यहाँ लगाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लगाता तब ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन ये भी आंसर नहीं होगा आपका ऑप्शन। तो ये नहीं होगा, तो ये से अधिक नहीं हो सकता। ये सॉलिड आंसर किसके साथ आप जाएंगे, विरंजक चूर्ण। इसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं बताइए, दूसरा नाम इसको बोलते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। बिल्कुल, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 92 के बाद हम जाना चाहेंगे, नहीं है। चलिए साइंस का क्वेश्चन आपका लास्ट जो है 92 तक है। चलिए कैसा लगा आप लोग का, आप कमेंट्स में आप जरूर बताएंगे। तो आपका आंसर शीट, आप बहुत एनर्जियस थे, आप लोग आंसर शीट मिलाने के लिए आप लोग मिला लीजिएगा। सारा सब्जेक्ट का दिया जा रहा है। तो ओके, थैंक यू कृष्णा सर, आप सबों के बीच आप लोग मिला लेंगे। आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम दिए होंगे।